Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. Today we are going to discuss the second method for checking the optimality in case of transportation problem, and that is modified distribution method. इसे हम शॉर्ट में मोडाई मेथड भी बोलते हैं where MO stands for modified and DI stands for distribution, right? तो पिछली वीडियो में हमने एक फर्स्ट मेथड हमारा पढ़ा था फॉर चेकिंग द ऑप्टिमैलिटी, दैट वाज स्टेपिंग स्टोन मेथड। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा मेथड जिससे कि हम ऑप्टिमैलिटी चेक कर सकते हैं, दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो लास्ट वीडियो में स्टेपिंग स्टोन मेथड पढ़ने के टाइम पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। वो क्या थे कि सबसे पहले जब हमें ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है तो वी हैव टू चेक कि जो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है वो डीजेनरेट तो नहीं है, उसमें डीजेनरेसी तो नहीं है। डीजेनरेसी का मतलब हमने क्या कहा था कि जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वो m प्लस n माइनस वन के बराबर होने चाहिए, राइट? अगर ऐसा नहीं है तो हम पहले उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी जो हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें डीजेनरेसी नहीं होगी, बट स्टिल वी हैव टू चेक एट एवरी स्टेप कि कहीं डीजेनरेसी हो तो नहीं रही। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हमारे इसके बराबर होने चाहिए, m प्लस n माइनस वन के बराबर, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फिर डीजेनरेसी के बाद हमने कहा था कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के लिए हम लूप ट्रेस करते हैं। और लूप ट्रेस करने के लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस थी जो हमने पढ़ी थी कि हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है व्हाइल ट्रेसिंग अ लूप, राइट? तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है कि कई बार अगर हमारे सोर्सेज और डेस्टिनेशंस बहुत ज्यादा हैं, इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस, तो इसका मतलब उतने ही ज्यादा ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड सेल्स भी होंगे। और जितने ज्यादा अनऑक्यूपाइड सेल्स होंगे उतनों के लिए हमें लूप ट्रेस करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। तो इसी चीज को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए वी हैव मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पर हम हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के लिए लूप ट्रेस नहीं करेंगे, हम हमारे पास एक इक्वेशन रहेगी जिसकी हेल्प से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और जब हमें लूप ट्रेस करना है वो सिर्फ हम एक ही सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे, और वो कब करेंगे, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगी और हाईएस्ट पॉजिटिव वाला जो सेल होगा हम उसी के लिए लूप ट्रेस करेंगे। हमें सब के लिए लूप ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशंस की हेल्प से हमारे इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा इजी करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि बेसिक स्टेप्स देखते हैं हमारे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या स्टेप्स हैं, और फिर एग्जांपल की हेल्प से हम डिटेल में समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मेंशन किया है स्टेप्स इन मोटाई मेथड। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर भी यही रहेगा, जब हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द थ्री मेथड्स जो हमने डिस्कस किए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो इन तीनों में से किसी भी एक मेथड की हेल्प से जब हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं उसके बाद हमें देखना है, वी हैव टू चेक फॉर डीजेनरेसी। जो अभी हमने कहा कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स किसके बराबर होने चाहिए, हमारे m प्लस n माइनस वन के बराबर। ठीक है, ये चेक करने के बाद फिर हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो मोडाई मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये दो वेरिएबल्स यहाँ लिखे हैं ui एंड vj। हमें हर एक रो के लिए ui की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कैसे करनी है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू है कि स्टेप्स क्या है। तो हर एक रो के लिए हम ui कैलकुलेट करेंगे, हर एक कॉलम के लिए हम vj की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यहाँ पर लिखा है ui प्लस vj इज इक्वल टू cij। ठीक है, यहाँ पर ui हो गया, जो भी हमारे रो के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे। फर्स्ट रो के लिए ui होगा, सॉरी u1 होगा, सेकेंड रो के लिए हम u2 कैलकुलेट करेंगे, थर्ड रो के लिए u3 एंड सो ऑन। वैसे ही फर्स्ट कॉलम के लिए हमने v1 कैलकुलेट करना है, सेकेंड कॉलम के लिए v2, थर्ड कॉलम के लिए v3 एंड सो ऑन। ठीक है, सी आई जे का यहाँ पर मतलब है
कॉस्ट की वैल्यूज जो हमें गिवन होंगी क्वेश्चन में, ठीक है। सी आई जे का मतलब है ith रो एंड jth कॉलम की कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की कॉस्ट, इट विल बी C11, ठीक है। अगर हम बोलेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की कॉस्ट कितनी है 1 2, ठीक है। उसी तरह से अगर सेकंड रो थर्ड कॉलम है C23, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो हमने क्या करना है, ये इक्वेशन को यूज करके हमने यू आईज और वीजेस इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, U1 जो है इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन कहीं से तो स्टार्ट करनी है ना। सी आई जे तो गिवन है बट यू आई वी जे दोनों ही गिवन नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट कोई एक चीज हमारे पास हो तभी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं U1 इज इक्वल टू 0, और फिर हम हर एक ऑक्यूपाइड सेल के लिए, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सबसे पहले ये इक्वेशन यूज करनी है ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, ठीक है। जितने ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे वहां पर ये इक्वेशन लगेगी। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वील कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स, जिसको यहाँ पर हमने डिनोट किया है डेल्टा आई जे के साथ, ठीक है। डेल्टा हम यूज करेंगे फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आई जे का मतलब है ith रो एंड jth कॉलम। सपोज आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में अनऑक्यूपाइड सेल है, तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डेल्टा 1 2, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाला अनऑक्यूपाइड सेल है तो हम लिखेंगे डेल्टा 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो एंड लाइकवाइज, और उसके लिए हमें क्या इक्वेशन यूज करनी है, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेल्टा 1 2 कैलकुलेट करना है, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू U1 प्लस V2, क्योंकि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, ये IJ, ठीक है। तो माइनस C12, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो C12 होगी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। तो इस तरीके से जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स होंगे उनके लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद सेम जैसे हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड में कहा था कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबकी नेगेटिव आती है सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स की, तो इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर पॉजिटिव आती है तो नॉन ऑप्टिमल है, ठीक है। तो इफ डेल्टा आई जे पॉजिटिव है तो इसका मतलब सॉल्यूशन इज नॉन ऑप्टिमल, और डेल्टा आई जे अगर नेगेटिव आ जाता है देन वी हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिर हमें फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि जब तक सारे नेगेटिव नहीं आते तब तक हमें अपने सॉल्यूशन को रिवाइज करते रहना है। और रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी जब हमारे डेल्टा आई जे पॉजिटिव आएगा, राइट। और जब पॉजिटिव आएगा, अगर 2-3 सेल्स का पॉजिटिव है तो जो हाईएस्ट पॉजिटिव वाला है हम वो सेल कंसिडर करेंगे, और फिर हमने जैसे पहले लूप ट्रेस किया था वैसे ही हमने लूप ट्रेस करना है और रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। तो ये डिटेल में अभी हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि ये सब कैसे करना है, राइट। तो हमारा इनिशियली ये वाले चेंजेस हैं, इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जैसे पहले लूप ट्रेस किया था स्टेपिंग स्टोन मेथड में वैसे ही लूप ट्रेस करना है, लेकिन वहां हम हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के लिए कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ सीधे ही देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पर हाईएस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लूप ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर एटलीस्ट। तो चलिए नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल विल अंडरस्टैंड कि मोडाई मेथड कैसे है और इसके कैसे हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सो दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें बोला गया है ऑब्टेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग मोडाई मेथड। अब ये जो हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ऑलरेडी, तो ये हमने लिया है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की हेल्प से हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम वेयर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हैज बीन गिवन, ठीक है। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमें यहाँ पर दे रखा है और ये निकला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, राइट। तो जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, हमने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहां से ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे पहुंचे,
ठीक है। तो अब हमें कहा गया है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए हम ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। इनिशियल सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो ऑप्टिमैलिटी चेक करने से पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले वी हैव टू चेक फॉर डीजेनरेसी, ठीक है, कि कहीं हमारा ये सॉल्यूशन डीजेनरेट तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स किसके बराबर होने चाहिए, m प्लस एन माइनस वन के बराबर। तो देखिए यहाँ पर हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये जहाँ पर ये ब्लू से डिस्ट्रीब्यूशन शोन है, तो ऑक्यूपाइड सेल्स 5 है, और m प्लस एन माइनस वन हो गया हमारा, m इज नंबर ऑफ रोज, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, n माइनस वन विच इज इक्वल टू 6 - 1 5, ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब डीजेनरेसी प्रॉब्लम नहीं है, सो नो डीजेनरेसी, तो वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स मोडाई मेथड, राइट। अब मोडाई मेथड में क्या कहा गया था, नेक्स्ट स्टेप डीजेनरेसी चेक करने के बाद हमें क्या करना है, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए यू आई और वी जेस की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू आई वीजे, यू आई कैलकुलेट करना है रोज के लिए, और वीजेस कैलकुलेट करने हैं कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन मतलब हमने यहाँ जो इनिशियल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वहां पर रोज के सामने एक कॉलम बनाएंगे यू आई का, और नीचे हम सबसे बॉटम पे हम बनाएंगे वीजेस का कॉलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हर एक रो के लिए कैलकुलेट करना है ना यू आई, ये हमारी ए बी सी 3 रोज हैं, हर एक रो के लिए यू आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बॉटम में हम बनाएंगे वीजे, हम सप्लाई और डिमांड के आगे हम कंटिन्यू नहीं कर रहे इसको टेबल को, क्योंकि हमें रोज और कॉलम्स के लिए ही चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे लिखते हैं वीजे, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट रो, अब क्योंकि हमने क्या कहा कि जो हमने इक्वेशंस यूज करनी है वहां पर हर जगह हम 1 2 3 की फॉर्म में नोटेशंस लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यू आई हो गया U1 U2 U3 फॉर 3 डिफरेंट रोज, और वैसे ही वी जे हो गया, जे की वैल्यू होगी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो V1 V2 V3। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक यहाँ पर ABC की जगह हम अपनी रेफरेंस के लिए 1 2 3 लिख देते हैं, वैसे ही कॉलम्स में भी DEF की जगह 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो जब ये AD वाला सेल हम देखेंगे जहां 6 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब होगा 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। वैसे ही ये जो 4 वाला है इसका मतलब हो जाएगा 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, और यहाँ नेक्स्ट में हो जाएगा 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह से बाकी की चीजें भी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। अब ध्यान से देखिए ये स्टेप्स कैसे कैलकुलेट होंगे हमारी सारे, फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स हमें इक्वेशन क्या यूज करनी है, यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे, ये इक्वेशन हमें यूज करनी है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमें ये डिफरेंट यू आई और वी जे की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑक्यूपाइड सेल्स कौन से हैं, एक तो पहली रो में देखिए ये तीसरा वाला, मतलब वी हैव सेल 1 3, उसके बाद हमारे पास सेकेंड रो में देखिए 2 1, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, और फिर उसके बाद ये लास्ट वाला भी है, मतलब 2 3, और फिर थर्ड रो में हमारे पास सिर्फ पहला वाला सेल है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, हमने लिख दिए ये अनऑक्यूपाइड सेल्स, हम इसको हटा देते हैं, हमें लिखने हैं ऑक्यूपाइड सेल्स। तो ऑक्यूपाइड हमारे हैं, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जहां पर 6 लिखा है, तो दिस इज 1 1, उसके बाद हमारे पास है 1 2, फिर उसके बाद सेकंड रो में है सेकंड कॉलम वाला 2 2, फिर उसके बाद है 3 2 एंड 3 3, ये हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, ठीक है। इनके लिए अब हमने ये इक्वेशन लिखनी है यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे, और हमने क्या कहा था, हमने स्टार्ट करने के लिए एज्यूम कर लेना है U1 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये हमारी एजम्पशन है, लेट u1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इक्वेशंस लिखते हैं। सेल 1 के लिए हो जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू c11। दूसरे के लिए हो जाएगा u1 प्लस v2, क्योंकि ये i को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला j को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्योंकि ui और vj है इसीलिए u1 प्लस v2 इज इक्वल टू c12। फिर आ जाएगा u2 प्लस v2 इज इक्वल टू c22। फिर u3 प्लस v2 इज इक्वल टू c32 और लास्ट में u3 प्लस v3 इज इक्वल टू c33। ठीक है, ये हमने सभी ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए लिख लिया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए अब जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, u1 हमने कहा है 0 एज्यूम करना है, तो 0 प्लस v1 इज इक्वल टू c11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कितनी कॉस्ट है, 6। ठीक है, अब हम पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, u1 हमने कहा था 0 0 प्लस v2 इज इक्वल टू c12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज 4। चलिए अब बाकी अभी हम यहाँ नहीं लिखते हैं, अब हम इक्वेशन ही साथ में सॉल्व करते जाते हैं, क्योंकि हमें हर एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती जाएगी, वो हमें आगे पुट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर साथ साथ लिखते भी जाते हैं। देखिए u1 हमने 0 एज्यूम किया है, v1 आ गया है हमारा 6, यहाँ पर लिख लेते हैं 6। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 4, हम यहाँ लिख लेते हैं 4। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए u2 हमारे पास नहीं है, v2 हमने अभी कैलकुलेट किया ऊपर 4 इज इक्वल टू c22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कॉस्ट कितनी है, 8। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे u2 आ जाएगा 8 माइनस 4, 4। ठीक है, तो u2 हमारा आ गया 4, यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इक्वेशन u3 हमारे पास नहीं है, v2 हमने अभी कैलकुलेट ऊपर किया था 4 इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम में 4, तो u3 आ गया 0, u3 इज इक्वल टू 0, तो हम u3 यहाँ लिख लेते हैं 0। और ये इक्वेशन लास्ट में u3 हमने अभी कैलकुलेट किया 0 प्लस v3 हमारे पास नहीं है इज इक्वल टू थर्ड रो थर्ड कॉलम की कॉस्ट कितनी है, 2, यहाँ लिख लेते हैं 2, तो हमारे पास v3 कितना आ गया, v3 इज इक्वल टू 2, तो v3 लिख लेते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये हमने सारे ui's और vj's की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले हम ये टेबल थोड़ा साफ सुथरा बना लेते हैं ताकि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये टेबल हमने फिर से बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमने ये सारी कैलकुलेशंस शो की हैं ui's और vj's की वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स हम कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, हमने पीछे लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हम डिनोट करते हैं डेल्टा आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। ये इक्वेशन हमें यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं वो लिख लेते हैं। अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं हमारे पास, देखिए फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम लिख लेते हैं 1 3। उसके बाद सेकेंड रो में वी हैव फर्स्ट कॉलम 2 1, देन वी हैव सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, उसके बाद लास्ट में वी हैव थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं। इनके लिए अब हमें क्या इक्वेशन यूज करनी है, ये डेल्टा आई जे वाली। ठीक है, देखिए हमारे पास ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है, तो 1 3 में क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 3 इज इक्वल टू u1 प्लस v3 माइनस c1 3। उसी तरह से सेकंड में आ जाएगा 2 1, डेल्टा 2 1 इज इक्वल टू u2 प्लस v1 माइनस c2 1। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा डेल्टा 2 3 इज इक्वल टू u2 प्लस v3 माइनस
C23 और लास्ट में डेल्टा 3 1 इज इक्वल टू U3 प्लस V1 माइनस C31। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए U1 कितना है 0, V3 है हमारे पास 2 माइनस C13, इसी सेल की कॉस्ट कितनी है 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखिए U2 कितना है, U2 इज 4 प्लस V1 है 6 माइनस C21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट है 3, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 माइनस 3 7। उसके बाद नेक्स्ट आ गया डेल्टा 23 के लिए U2 इज 4 प्लस V3 इज 2 माइनस C23, कॉस्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है 7, तो ये आ गया 4 प्लस 2 6 माइनस 7 इज माइनस 1। और लास्ट में देखिए U3 है हमारे पास 0 प्लस V1 इज 6 माइनस कॉस्ट कितनी है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की 4, तो 6 माइनस 4 इज 2। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो 4 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकली हैं अभी नेगेटिव सारी नहीं आई हैं, तो जब तक सारी नेगेटिव नहीं आती तब तक हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जगह पॉजिटिव है 1 7 2, 3 जगह पॉजिटिव है, तो हमने कौन सा वाला सेल चूज करना है जहां पर हाईएस्ट पॉजिटिव है। हाईएस्ट पॉजिटिव कहां पर है 7, तो इसका मतलब ये जो सेल है हमारा 2 1, इस 2 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये 2 1 सेल है हमारा। ठीक है, तो 2 1 इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज BD। ठीक है, दिस इज सेल BD सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूट हमने क्या करना होता है, हम लूप बनाते हैं। लूप कैसे बनाते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम अनऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, और फिर उस लूप में बाकी सारे पॉजिटिव ऑक्यूपाइड सेल्स होने चाहिए, और हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज। राइट, तो क्लॉकवाइज मूव करना है, कैसे मूव करेंगे, देखिए BD ये अनऑक्यूपाइड सेल है, यहाँ से ऊपर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे और बैक टू दिस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लगाते थे। तो साइंस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल से स्टार्ट करते हैं, यहाँ देते हैं प्लस साइन, फिर ऊपर माइनस, फिर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, यही करते थे। और फिर उसके बाद हम कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम देखते हैं इस लूप में कहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन जहां जहां पर होता है उसमें से जो कम वाला होता है हम वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वो वाला जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन जाएगी, देखिए अनऑक्यूपाइड सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो दो नेगेटिव हैं यहाँ पर है 20 और 40, तो इनमें से कम वाला हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए यहाँ 20 दिया, तो अगर हमारा कॉलम हमें बैलेंस्ड रखना है तो ये ऊपर वाला 20 हमें हटाना पड़ेगा, और इसके रो वाले में भी कम हो जाएंगे। ठीक है, 40 में से 20 गया, यहाँ सिर्फ 20 रह जाएगा। ठीक है, जब यहाँ सिर्फ 20 रह गया तो हमें ऊपर 20 ऐड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 30 प्लस 20 करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 50। राइट, तो क्या हुआ, अब देखिए ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब हमें फिर सारे सप्लाई और डिमांड की वैल्यूज चेक करनी है कि वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। देखिए फर्स्ट रो में ये 20 हट गया है पहले वाला, यहाँ 50 है, तो टोटल 50 है इस रो में। सामने देखिए सप्लाई 50 है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो में देखो ये 20 प्लस 20 40 है, सप्लाई हमारी 40 है। थर्ड रो में इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, दिस इज 25 प्लस 35 60, ये हमारा सप्लाई 60 है। उसके बाद आप कॉलम वाइज भी चेक कर लो। फर्स्ट कॉलम में देखिए ऊपर 20 तो हट गया है, ये 20 है, तो डिमांड 20 ही है। फिर उसके बाद हमारे पास है 50 प्लस 20 70 प्लस 25 95, डिमांड 95 है, और थर्ड कॉलम में 35, यहाँ भी 35 है। ठीक है, तो इसका मतलब
हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने ठीक से कर ली है, तो हमारी ये बनती है नई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जब नई डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, अब हमें इसकी भी ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है। तो ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए फिर से हम देखेंगे डीजेनरेसी तो नहीं है। अगर नहीं है, उसके बाद हम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए इक्वेशन लगाएंगे, फिर अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये डिस्ट्रीब्यूशन जो नई हमारी आई है वो देखते हैं किस तरीके से है, थोड़ा साफ तरीके से देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी नई डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर लिखी है हमने। अब हमें इसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले फटाफट से देख लो डीजेनरेसी। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स दे शुड बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। और अगेन ये है 3 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो ये बराबर है, इसका मतलब नो डीजेनरेसी। ठीक है, नो डिजेनरेसी के बाद अब हम लगाते हैं वही इक्वेशन सेम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया, फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स है कौन कौन से, और यहाँ पर हम पहले ये बना लेते हैं यू आई और वी जे वाले रोज एंड कॉलम। यहाँ पर हम लिखेंगे यू आई और नीचे डिमांड के नीचे हमने एक बनानी है रो। हर एक कॉलम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे वी जे। ठीक है, तो चलिए इक्वेशंस लिख लीजिए। सबसे पहले लिखो जितने भी हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम 1 2, उसके बाद है सेकंड में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो में सेकंड कॉलम और थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो चलिए इनके लिए अब हम इक्वेशंस लिखते हैं और यू आई वीजेस कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया u1 प्लस v2 इज इक्वल टू c12। यहाँ पर नीचे आ गया u2 प्लस v1 इज इक्वल टू c21। देन u2 प्लस v2 इज इक्वल टू c22। then u3 plus v2 is equal to c32 और लास्ट में u3 plus v3 is equal to c33। ठीक है, हमने क्या कहा था, u1 एज्यूम करना है इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0 प्लस v2 इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कॉस्ट है 4, तो v2 हमें मिल गया 4। हम यहाँ पर एक तो u1 पहले लिख देते हैं, u1 0 है और v2 अभी आया 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में u2 हमारे पास नहीं है, v1 भी नहीं है, तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट में यहाँ भी u2 नहीं है लेकिन v2 है, तो u2 प्लस v2 इज 4 इज इक्वल टू c22। c22 मतलब सेकंड और सेकंड कॉलम में कॉस्ट कितनी है 8, तो u2 हमें मिल गया u2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4। ठीक है, तो u2 हमारा आ गया 4। अब देखिए ऊपर हमें u2 चाहिए था ना, हम इसको हटा के इसकी वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर लिखिए u2 की जगह अब हम लिख सकते हैं 4 प्लस v1 इज इक्वल टू, कॉस्ट कितनी है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सो v1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज माइनस 1। v1 आ गया हमारा माइनस 1। चलिए नेक्स्ट में अब देखिए हमारे पास है u3 और v2। u3 नहीं है, v2 तो है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं u3 प्लस v2 इज 4 और कॉस्ट कितनी है थर्ड रो सेकंड कॉलम में 4, तो यहाँ पर आ गया u3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज 0। चलिए नेक्स्ट में अब हमारे पास है u3 प्लस v3। u3 हमने कैलकुलेट किया अभी 0, v3 इज इक्वल टू थर्ड रो थर्ड कॉलम की कॉस्ट है 2, तो v3 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं v3 की वैल्यू 2। तो ये हमारे सारे आ गए ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हमने कैलकुलेट किया, हमें UIs और VJs की वैल्यूज मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अनऑक्यूपाइड सेल्स देखेंगे और अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले हम ये टेबल थोड़ा साफ बनाते हैं। देखिए ये आ गया हमारा टेबल।
यहाँ पर ये UI VJs की वैल्यूज हमने लिखी हैं। चलिए अब हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। हम कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेल्टा IJ से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा IJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ माइनस CIJ। तो हम पहले लिख लेते हैं हमारे हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 1 1, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, उसके बाद सेकंड रो में थर्ड कॉलम है, सेकंड रो में थर्ड कॉलम है, और लास्ट में हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये चार हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं। तो चलिए अब इनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 1 के लिए होगी डेल्टा 1 1 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस C11। नेक्स्ट डेल्टा 1 3 इज इक्वल टू U1 प्लस V3 माइनस C13। डेल्टा 2 3 is equal to U2 plus V3 minus C23, and delta 3 1 is equal to U3 plus V1 minus C31, which is equal to, देखिए U1 है 0, V1 है -1 और C11 कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कॉस्ट है 6, which is equal to 0 -1 -6 is -7। चलिए नेक्स्ट में U1 0 है, V3 2 है, और कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 1, 2 - 1 इज 1। उसके बाद U2 है 4, V3 है 2, और कॉस्ट कितनी है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 7। तो ये हो गया 4 + 2 6 - 7 इज -1। और नेक्स्ट में U3 आ गया 0, V1 आ गया -1, और कॉस्ट कितनी है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 4, तो आ गया -1 - 4 इज -5। ठीक है, तो ये हमारी आ गई सारी कॉस्ट की वैल्यूज। अब कॉस्ट की वैल्यूज जब आ गई तो हमें अब क्या देखना है कि हमारी कितनी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखिए 3 तो नेगेटिव आ गई, लेकिन एक अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, जब एक अभी भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें फिर से ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है, हमें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो अब हम रिवाइज किसके कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे, ये जो पॉजिटिव वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है 1 3 में। 1 3 कौन सा सेल है, 1 3 इज AF। ठीक है, तो AF के कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमें लूप ट्रेस करना है। तो लूप कैसे ट्रेस करते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल है AF, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ जाना है क्लॉकवाइज, अगले ऑक्यूपाइड सेल में। तो चलिए यहाँ पर जाते हैं नीचे, ये ऑक्यूपाइड सेल है, यहाँ से चलिए नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से फिर अब हम बीच वाले को स्किप करेंगे, क्योंकि अगर ये इंक्लूड किया तो हमारे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। हमें लेने होते हैं इवन नंबर ऑफ सेल्स, तो हम इसको स्किप करके ऊपर जाते हैं ये सेल, और यहाँ से वापस अनऑक्यूपाइड सेल में। ठीक है, उसके बाद हम साइंस डालते हैं प्लस माइनस के। तो वो साइंस कैसे डालते हैं, अनऑक्यूपाइड सेल पे प्लस, फिर अल्टरनेटिवली यहाँ माइनस, देन प्लस, और फिर माइनस। ठीक है, और इसके बाद हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कैसे करते हैं, लूप में हम देखते हैं नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पर है, तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है लोएस्ट वाली हम वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ये 50 और 35, इनमें से कम डिस्ट्रीब्यूशन है 35 वाली, वो 35 हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, जब ये 35 यहाँ पर दे दिया तो ये हमें हटाना पड़ेगा ताकि हमारा ये कॉलम बैलेंस रहे। ठीक है, जब यहाँ से 35 हटा दिया तो हमें यहाँ पर 35 ऐड करना पड़ेगा इसकी रो में। तो 25 + 35 हमारा बन जाएगा 60। ठीक है, ये 60 बन गया। अब जब यहाँ पर हमने 25 वाले में 35 ऐड किया तो हमें यहाँ ऊपर इस कॉलम में तो इसको भी बैलेंस करना है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो में 35 ऐड किया था तो यहाँ 50 वाले से 35 हटा देंगे, यहाँ पर रह जाएगा 15। ठीक है, तो अब देखो हमें इस 20 वाले को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लूप का पार्ट नहीं है
यहाँ से आपको दिख रहा है कि लूप के अंदर है, लेकिन ये लूप का पार्ट नहीं है। लूप का पार्ट सिर्फ ये 4 सेल्स हैं जहां पर हमने प्लस माइनस के साइंस लगाए हैं। तो ये 20 वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हमारे चेंज कहाँ कहाँ पर हुए, नई डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, ये 15, 35, 60 और यहाँ जो 35 था ये हट गया। तो अब हम पहले चेक करते हैं कि हमारा सप्लाई डिमांड बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट रो में 15 प्लस 35 इज 50, सेकेंड में 20 प्लस 20 इज 40, थर्ड में ये 60 है, 35 तो हट गया है तो ये 60। कॉलम वाइज देखो, फर्स्ट कॉलम में है 20, सेकेंड कॉलम में है 60 प्लस 20 80 प्लस 15 95 और तीसरे में है 35। ठीक है, तो ये हमारे सब सप्लाई और डिमांड बैलेंस्ड है। राइट, तो हमारे पास ये आ गई नई डिस्ट्रीब्यूशन। अब नई डिस्ट्रीब्यूशन को हमने वी हैव टू चेक अगेन फॉर ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, तो अभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया या नहीं आया, तो उसके लिए हमें फिर से क्या करना है, सबसे पहले तो डीजेनरेसी चेक करनी है, उसके बाद ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए ui प्लस वीजे इज इक्वल टू cij इक्वेशन लगाएंगे, ui vjs की वैल्यूज मिलेंगी, फिर अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा साफ तरीके से देखते हैं। देखिए अब हमारे पास है ये नई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखो डीजेनरेसी के लिए देखो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स 5 है। ठीक है, और m प्लस एन माइनस 1 देखो कितना आता है, ये भी 3 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो नो डिजेनरेसी। ठीक है, उसके बाद अब हमें ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए यूआई वीजे कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर पहले ये बना लेते हैं, एक रो और कॉलम ऐड कर लेते हैं यूआई वीजे के लिए। ठीक है, ये बन गया, यहाँ पर सामने आएगा यूआई और डिमांड के नीचे ये बनेगा वीजे वाली रो। ठीक है, तो हमने हर एक कॉलम के लिए वीजे कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, सबसे पहले लोकेट करो ऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से हैं। राइट, फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स हमारे, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन वी हैव सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और लास्ट में थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो इनके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशंस हमारी क्या बनेंगी, u1 plus v2 is equal to c12, then we have u1 plus v3 is equal to c13, then u2 plus v1 is equal to c21, u2 plus v2 is equal to c22 and u3 plus v2 is equal to c32। राइट, तो अब हमने स्टार्ट करने के लिए लिखना है u1 is equal to 0। राइट, तो u1 0, v2 है हमारे पास, सॉरी ये तो है ही नहीं, सॉरी, v2 इज इक्वल टू c12, कॉस्ट देखनी है फर्स्ट और सेकंड कॉलम की, ये है 4, तो v2 आ गया हमारे पास, v2 इज इक्वल टू 4, हम पहले यहाँ u1 लिखते हैं 0 और v2 हमारा आ गया 4। चलिए सेकेंड इक्वेशन, u1 इज 0, v3 हमारे पास नहीं है और कॉस्ट कितनी है फर्स्ट और थर्ड कॉलम में 1, सो v3 इज इक्वल टू 1, तो v3 भी लिख लेते हैं 1। नेक्स्ट इक्वेशन, u2 और v1 दोनों हमारे पास नहीं है तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट में देखिए u2 v2, तो u2 नहीं है, v2 हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है 4, तो u2 प्लस 4 इज इक्वल टू कॉस्ट देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8, तो यहाँ से u2 आ गया 8 माइनस 4 इज 4, तो u2 इज 4। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, u2 आ गया 4 प्लस v1 इज इक्वल टू कॉस्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है 3, तो v1 कितना आ गया 3 माइनस 4 इज -1, तो v1 इज -1। और ये लास्ट इक्वेशन u3 प्लस v2 हमने कैलकुलेट किया था ऊपर 4, u3 प्लस 4 इज इक्वल टू c32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में कॉस्ट इज 4, तो u3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, तो ये आ गया 0।
ये आ गई हमारी यूआईज और वीजेस की वैल्यूज। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो चलिए ये टेबल देखते हैं फिर से एक बार। ये आ गई हमारा, ये पूरा टेबल है जहां पर हमने यूआई वीजेस की वैल्यूज लिखी हैं। नाउ विल कैलकुलेट फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। क्या कैलकुलेट करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा आई जे is equal to ui plus vj is equal to cij। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये अनऑक्यूपाइड है। फिर उसके बाद सेकेंड रो में थर्ड कॉलम 2 3। फिर उसके बाद थर्ड रो में वी हैव थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अब हम इनके लिए इक्वेशंस भी लिख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, डेल्टा 1 1 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू c11। then delta 2 3 is equal to u2 plus v3 is equal to c23। then delta 3 1 is equal to u3 plus v1 is equal to c31। and delta 3 3 is equal to u3 plus v3 is equal to, सॉरी गड़बड़ हो गई, हम इसको लिखेंगे, ये माइनस साइन है, इक्वल टू नहीं है। हम यहाँ पर लिखते हैं यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। ठीक है, यहाँ पर माइनस के साइन लगा दीजिए सब जगह, -C33। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। u1 है 0, v1 है -1 एंड कॉस्ट कितनी है C11 में फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में 6। तो दिस इज इक्वल टू -1 - 6 इज -7। चलिए सेकेंड इक्वेशन में u2 है हमारे पास 4, v3 है हमारे पास 1 माइनस C23। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कॉस्ट है 7। ये आ गया 4 + 1 5 - 7 इज -2। उसके बाद u3 है हमारे पास 0, v1 है -1 और कॉस्ट कितनी है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 4। ये आ गया -1 - 4, ये आ गया -5। ठीक है, और लास्ट में आ गया u3 है 0, v3 है 1 और कॉस्ट कितनी है 3 3 में 2। ये आ गया -1। So finally, all the opportunity cost we have got, they are negative। तो जब सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इनमें से किसी भी अनऑक्यूपाइड सेल को हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अब जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है दैट इज द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन। इसको फर्दर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब जो हमें कॉस्ट मिलेगी दैट विल बी द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, दैट विल बी द ऑप्टिमल कॉस्ट। तो अब इस स्टेप पर हम कुछ रिवीजन नहीं करेंगे, since all opportunity costs are negative, therefore we have reached the stage of optimal solution। और यही हमारी optimal distribution भी है। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या कर लेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी निकल कर आई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, लिख लीजिए 4 × 15 प्लस 1 × 35 प्लस 3 × 20 प्लस 8 × 20 प्लस 4 × 60। इसको टोटल कर दीजिए, 4 × 15 is 60, 35, 3 2 60, 8 2 16, 160 प्लस 240। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ये लास्ट में आएगा आपके पास 555 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्टिमल कॉस्ट। यही जब हमने स्टेपिंग स्टोन किया था तब भी हमें यही आंसर मिला था। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि हर स्टेज पर कितनी कॉस्ट निकल कर आती है, तो आपने जितनी बार रीडिस्ट्रीब्यूशन की है उतनी बार उस टेबल के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि हर स्टेप पर कॉस्ट
डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अब क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी नेगेटिव आ गई हैं, तो इसका मतलब आप इस कॉस्ट को फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते। यही मिनिमम कॉस्ट है दैट यू विल हैव टू इनकर। ठीक है, सो दिस वाज मॉडिफाइड distribution method for checking the optimality in case of transportation problem. So with this, I hope that all the steps are clear. If you have any doubts at any of the steps, तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, पॉज दे देकर स्टेप्स को समझ सकते हैं। आप साथ साथ नोट करते जाइए सभी स्टेप्स, तो आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज और यू हैव एनी सजेशंस और एनी फीडबैक यू वांट टू गिव, तो आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए और अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हम अब स्पेशल केसेस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। तो तब तक के लिए आप ये सभी पुराने मेथड्स आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट मेथड करें तो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, तो जल्दी हाजिर होंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए